नमस्कार, मैं सुहाली जैन। आप देख रहे हैं VNM टीवी। देश दुनिया शहर जिलों की खबरों के साथ हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर है। नजर सबसे पहले VNM हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनावों का ऐलान, 23 नवंबर को आएंगे परिणाम। कोलकाता रेप मामले, सूरत के मेडिकल स्टूडेंट फिर से हड़ताल पर, डॉक्टर की सुरक्षा में ठोस कानून बनाने की मांग। वडोदरा में स्पा की आड़ में देह व्यापार का पर्दाफाश, विदेशी लड़कियों का हो रहा था इस्तेमाल। भारतीय चुनाव आयोग ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के बाद फौरन महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने आज मंगलवार को महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ 48 विधानसभा और 2 संसदीय क्षेत्रों में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। महाराष्ट्र में 288 सीटों पर सिंगल फेज में 20 नवंबर को और झारखंड में 81 सीटों पर 2 फेज में चुनाव होंगे। पहले फेज में 13 नवंबर को और दूसरे फेज में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। रिजल्ट 23 नवंबर को आएगा। 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव भी 2 फेज में होगा। 47 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर वोटिंग 13 नवंबर को की जाएगी। 1 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर 20 नवंबर को मतदान होगा। नतीजे भी 23 नवंबर को आएंगे। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को, वहीं झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को खत्म हो रहा है। चुनाव आयोग ने मंगलवार को 13 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में उपचुनाव का ऐलान किया है। 47 विधानसभा और केरल की वायनाड सीट पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी। इसके अलावा विधानसभा और महाराष्ट्र की नांदेड़ सीट पर 20 नवंबर को वोटिंग होगी। सभी सीटों के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। 48 विधानसभा सीटों में से सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की 9 सीट है। इसमें से एक मिल्कीपुर सीट पर अभी उपचुनाव नहीं होगा। राजस्थान की 7, पश्चिम बंगाल की 6, असम की 5, बिहार की 4, पंजाब की 4, कर्नाटक की 3, केरल की 2, मध्य प्रदेश की 2, सिक्किम की 2, गुजरात की 1, उत्तराखंड की 1, मेघालय की 1 और छत्तीसगढ़ की 1 विधानसभा सीट शामिल है। If I show you the Lok Sabha, that was the Lok Sabha. If I show you legislative assemblies, see the lowest. The Kolaba was just 40%. 62 of 64 urban ACs in Maharashtra were less than the state average in 2019. So was the case in the parliamentary elections 2024 also. And just to give you a contrast, if you compare, so what was the situation in Lok Sabha in Kalyan was 50%, Mumbai South 50%, Mumbai North, Thane, Pune, Mumbai South, everything 53%. And these were the lowest 6 parliamentary constituencies out of the lowest 10. So that's the state of the urban apathy. We would be doing everything to counter it. Last time in 24 elections, we had all celebrities, all corporates, Amul, everyone involved. We'll do it again. And we'll also, at this point, emphasize that this contrasts with a very positive trend in the constituencies like Doda, 72%. पश्चिम बंगाल में इंटर्न डॉक्टर के साथ घटी घटना के बाद देश भर के इंटर्न डॉक्टर सुरक्षा और ठोस कानून की मांग कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के कोलकाता की आरजी कार अस्पताल में इंटर्न डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और उसके बाद हत्या मामले देश भर के डॉक्टरों का विरोध सामने आया था। सूरत में भी नई सिविल अस्पताल के डॉक्टरों ने भूख हड़ताल की थी और उसके बावजूद इस मामले में ठोस कार्यवाही नहीं होने से अब फिर एक बार सूरत में नई सिविल अस्पताल और स्मीमेर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर धरने पर बैठे हैं। ये सभी पश्चिम बंगाल में इंटर्न डॉक्टर के साथ हुए जघन्य अपराध मामले ठोस कार्यवाही और सजा की मांग कर रहे हैं। अभी हम न्यू सिविल हॉस्पिटल के ऑडिटोरियम में हम आरजी कार मेडिकल कॉलेज में जो रेप हुआ है, हम उसके लिए जस्टिस चाहिए, हमें इसके लिए हम उपवास पे बैठे, हंगर स्ट्राइक पे बैठे। तब हमने निकाला तो उसका असर हुआ। कोर्ट ने इस केस को सुओ मोटो कॉग्निजेंस में लिया। डीवाई चंद्रचूड़ इसकी हियरिंग पे आए
और सीबीआई की इंक्वायरी फास्ट हुई तो कुछ असर हुआ, पर अभी हम लोगों ने वापस प्रोटेस्ट ले लिया तो वापस सब ढीला हो गया, तो हमें वापस हंगर स्ट्राइक पे आना पड़ा, क्योंकि आरजी कार में भी लोग हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, तो हमें भी उनके सपोर्ट में करना चाहिए। अभी हम लगभग 30-40 इतने कुछ स्टूडेंट हैं। कितने दिन तक यहाँ बैठने वाले? अभी तो 12 घंटे के लिए हम यहाँ बैठे हंगर स्ट्राइक पे। हम लोग 30 से 40 स्टूडेंट साथ में बैठे हुए हैं। हम लोग हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। वी वांट जस्टिस। जो भी हुआ है हम उसके खिलाफ बैठे हुए हैं। जो हुआ है वो सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, तो हमें जस्टिस चाहिए। कितना टाइम हो चुका है, कितना सब कुछ हो चुका है। हाउ कैन वी स्टॉप, हाउ कैन वी नॉट थिंक अबाउट इट। कितना टाइम हो चुका है, वी जस्ट नीड जस्टिस। इसके लिए हम बैठे हुए हैं। हमने पहले भी रैलीज की हुई है, बट अब तक हमारी कोई मांग नहीं सुनी गई है। एंड अगर ये सब होता रहेगा तो फिर कैसे चलेगा। वी नीड जस्टिस। लाइक हम लोग रह रहे हैं, बट इट्स लाइक हम लोगों के ऊपर, हम लोगों को सिर्फ रहने के लिए रह पा रहे हैं। हम 12 आवर्स का हंगर स्ट्राइक पे है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता का केस सबको पता ही है, जो काफी मतलब शब्द नहीं होंगे उसके लिए, जो लाइक बताना नहीं चाहूंगा क्या केस था। तो उसके खिलाफ, उसके जस्टिस के लिए, ताकि मौमिता जी को जस्टिस मिले, इसलिए हम हंगर स्ट्राइक कर। गुजरात के वडोदरा में स्पा की आड़ में विदेशी लड़कियों को देह व्यापार कराने के गोरख धंधे का पर्दाफाश हुआ है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की टीम वडोदरा में पेट्रोलिंग कर रही थी। उस दौरान जेतलपुर रोड पर अमीरजारा अपार्टमेंट में दाविंसी सैलून एंड स्पा पर छापेमारी की गई, जिसमें मालिक द्वारा अपने निजी मुनाफे के लिए राज्य के बाहर की और विदेशी लड़कियों को बुलाकर स्पा की आड़ में अवैध रूप से देह व्यापार कराया जा रहा था। पुलिस ने 2 नकली ग्राहक भेजकर यहां छापेमारी की। मौके से 2 थाईलैंड की लड़कियों को मुक्त कराया गया और स्पा के मैनेजर देवेंद्र वालंत और स्पा मालिक जयदीप पंडित पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है। वडोदरा में लगातार बने हुए बरसाती माहौल के बीच अभी भी सड़कों पर मगरमच्छ घूमते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। गुजरात के वडोदरा शहर के मध्य से गुजरती है विश्वामित्री नदी और विश्वामित्री नदी में सैकड़ों की संख्या में मगरमच्छ रहते हैं, जो अक्सर वडोदरा की सड़कों पर देखने मिल ही जाते हैं। खासकर मॉनसून के दौरान मगरमच्छ वडोदरा की सड़कों पर सैर सपाटा करते हुए कई बार देखे जाते हैं। वडोदरा में लालबाग ब्रिज निकट एक ऐसा ही मगरमच्छ देखा गया जो ब्रिज के आसपास घूम रहा था। स्थानीय निवासियों ने घटना की जानकारी प्राणी संस्था को दी, जिसके बाद प्राणी संस्था के लोगों ने वन विभाग के साथ मौके पर पहुंचकर मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। बाढ़ के दौरान वडोदरा की सड़कों पर कई जगह मगरमच्छ घूमते हुए देखने मिले थे। इन दिनों भी बरसाती माहौल बना हुआ है। ऐसे में एक बड़े से मगरमच्छ का सुरक्षित रेस्क्यू लालबाग ब्रिज निकट से किया गया। मगरमच्छ के इस रेस्क्यू को देखने बड़ी संख्या में लोग भी मौके पर उमड़ पड़े। गुजरात के सूरत में 1.25 करोड़ की चोरी मामले में 1.5 महीने बाद चोर पुलिस के हाथों गिरफ्तार हुए हैं। गुजरात के सूरत में मजूरा रोड से टर्निंग पॉइंट पर स्थित ज्वेलर्स में चोरी की वारदात घटी थी, जिसमें वॉचमैन को बंधक बनाकर इको 4 व्हीलर कार से आए हुए गिरोह ने 1.25 करोड़ की चोरी कर ली थी। इस मामले सूरत क्राइम ब्रांच ने 1.5 महीने जांच के बाद 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और 1 करोड़ से ज्यादा का मुद्दा माल भी बरामद किया गया है। इस मामले में सिकलीगर गैंग का मुखिया ससपाल सिंह गिरफ्तार हुआ है। आप सबको पता है 4 सितंबर को ऑर्नामेंट्स नाम की दुकान में एक बड़ी घरफोड़ हुई, जिसकी एफआईआर में
जो वैल्यू लिखाई गई थी वो करीब 1.25 करोड़ की थी। जो उसका सोना चांदी का ज्वेलरी का लॉस हुआ और कैश का भी लॉस हुआ, सब मिला के 1.25 करोड़ का लॉस था उसका। ये बहुत बड़ी घर फोड़ थी, इसलिए कमिश्नर साहब के इंस्ट्रक्शंस पर हम सब लोगों ने काफ़ी टीमें बनाई। 5 पीआई क्राइम ब्रांच के उनकी 5 टीमें 12 पीएसआई के साथ और करीब 80 से 100 बाकी स्टाफ इसमें मिलकर काम कर रहे थे। और ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस के मदद से आज अर्ली मॉर्निंग हम लोग 3 ऐसे आरोपियों को पिकअप कर पाए जिन्होंने ये घरफोड़ को अंजाम दिया था, और उन्हीं के थ्रू हमने इस घरफोड़ में जो ज्वेलरी गई थी, कुछ ज्वेलरी ओरिजिनल में और बाकी सोने के लकड़ी के फॉर्म में हमने रिकवर भी की है। और अब तक करीब करीब 1 करोड़ का मुद्दामाल हमें वापस मिल चुका है। आरोपी जो तीनों पकड़े गए हैं अलग अलग जगह से पकड़े गए हैं। हम लोगों की टीमें जैसा मैंने बताया बहुत बड़ी टीमें लगी हुई थी। तो एक पकड़ा गया है महाराष्ट्र थाने मुंबई से, एक पकड़ा गया है भरूच से और एक पकड़ा गया है खंभात आनंद से। भरूच की भी एलसीबी ने हम लोगों को काफ़ी मदद दी है और वो लोग साथ में थे हमारे ऑपरेशन में जहाँ जहाँ जरूरत थी उनकी। अब और कितने आरोपी शामिल हो सकते हैं इसमें, डेफिनेटली और लोग होंगे शामिल, ऐसा लग रहा है। लेकिन ये लोकल पुलिस जिसके जो इन्वेस्टिगेशन करेगी ये वो लोग आगे देखेंगे। हाँ, ये जो चोरी किया हुआ ज्वेलरी थी ये इन्होंने सोनी को दी थी, और फिर जब हमने इनको पिकअप किया तो वो सोनी भी हमारे ह्यूमन इंटेलिजेंस के हिसाब से नेटवर्क में थे, और जब ये कंफर्म हो गया कि उनको ही दी है तो उनके थ्रू हमें वापस मिल भी गई। चोरी को अंजाम इनका जो एमओ था वो ऐसे ही होता था कि इधर इन दिनों, क्योंकि इनके ऊपर तो बहुत सारे गुना दाखिल हैं पहले से भी, पर इन दिनों ये जो भी घरफोड़ वगैरह करते थे उसमें एमओ ऐसा रहता था कि कोई एक गाड़ी चुराएंगे किसी अन्य शहर से, जहां इनको चोरी करनी है या घरफोड़ करनी है वहां से नहीं, दूसरे शहर से गाड़ी चुराएंगे, उसी गाड़ी से रेकी करेंगे और फिर 1-2 दिन बाद आके घरफोड़ करते थे अलग अलग तरीके से। अगर दुकान है तो शटर तोड़ के, घर है तो जैसा करेंगे, मतलब अलग अलग एमओ से लोग फिर घरफोड़ करते थे। इसी शॉप को टारगेट क्यों किया वो तो और डिटेल इन्वेस्टिगेशन में पता लगेगा, लेकिन प्लान इनका आपस में बना क्योंकि तीनों ही चिखलीगर हैं, और इसमें से एक के ऊपर तो बहुत सारे गुना है, करीब जैसे 30 जैसे गुना पुराना, उसके ऊपर एक मर्डर भी है, और दूसरे के ऊपर करीब 4-5 गुना है, और तीसरे के ऊपर कितने गुना है ये अभी बाद में शायद इन्वेस्टिगेशन में खुलेगा। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, बने रहे हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution.
न्यू ईयर रेजोल्यूशन का मतलब होता है अपग्रेडिंग योर लाइफ, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात के अहमदाबाद में साइबर क्राइम पुलिस को 1000 से ज्यादा लोगों को डिजिटल अरेस्ट करने वालों को पकड़ने में सफलता मिली है। अहमदाबाद पुलिस ने देश भर के 1000 से ज्यादा लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर पैसे लूटने वाली गैंग को पकड़ लिया है। पुलिस ने इस रैकेट में अहमदाबाद, वडोदरा समेत के शहरों के 14 समेत 18 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें ताइवान के 4 नागरिक भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह ने लोगों के पास से करोड़ों रुपए लेकर 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे चीन और ताइवान ट्रांसफर किए थे। गिरोह द्वारा अहमदाबाद के सैटेलाइट में रहने वाले बुजुर्ग को 10 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट कर उसके पास से करीब 79.34 लाख रुपए ले लिए थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 761 सिम कार्ड, 120 मोबाइल फोन, 96 चेकबुक और 52 डेबिट कार्ड जब्त किए हैं। साथ ही 12.75 लाख रुपए नगद और बैंक की 42 पासबुक भी जब्त करते हुए कानूनी कार्रवाई की है। 6 सितंबर को अहमदाबाद साइबर जो यूनिट है उसके पास 1930 के थ्रू एक कंप्लेंट आई, जिसमें विक्टिम के 80 लाख जितने पैसे डिजिटल अरेस्ट के कारण चले गए। पहले तो मैं बताना चाहूँगा डिजिटल अरेस्ट क्या है। डिजिटल अरेस्ट एक साइबर क्राइम का पार्ट है, जिसमें अलग अलग एनफोर्समेंट एजेंसीज तरीके इम्पर्सोनेट करके ये लोग ऐसा ऑफिस सेटअप करते हैं कि वो उस एजेंसीज के थ्रू विक्टिम को यूनिफॉर्म पहन के कॉल करते हैं और बताया जाता है कि आपका जो मोबाइल कार्ड है या बैंक अकाउंट है वो इलीगल एक्टिविटीज़ में यूज़ हुआ है, जिसके कारण आपका वारंट निकला है। अगर आप पैसा नहीं दोगे तो आपको अरेस्ट किया जाएगा, और ये पैसा आपको हम रिश्वत तरीके नहीं ले रहे, पर कुछ प्रोसेसिंग फीस है उस तरीके ले रहे हैं, और उस जो पैसा दिया जाता है विक्टिम का उसकी ये नकली पर्ची भी दी जाती है। तो इसी केस में विक्टिम के 80 लाख जैसे गए, 10 दिन तक उसको डिजिटल अरेस्ट मतलब अलग अलग फ़ोन से धमकाया गया, और वो सीनियर सिटीजन ने जब इनके अकाउंट में 80 लाख रुपए दिया तब उसके बाद इनके सब फ़ोन स्विच हो गए, और जो पैसा वापस देने की बात थी उसको पता चला कि उसके साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया। उसके बाद जैसे ही एफआईआर दाखिल हुई, डीसीपी लमीना मैडम, हमारे सीपी साहब जीएस मलिक सर, हमारे डीजीपी सर और एसीपी हार्दिक माकड़िया जी और उनकी टीम ने काफ़ी कुछ एनालाइज किया, और ये पता चला कि सिर्फ एक विक्टिम नहीं है, इंडिया में ऐसे बहुत सारे विक्टिम हैं, और हमारे टेक्निकल एनालिसिस की मदद से हमने 8 जितने टोटल सेंटर, जैसे कि हमने जो अलग अलग रेड की वो सूरत में की, बड़ौदा में की, अहमदाबाद में की, दिल्ली में करी, मुंबई में करी, कटक में करी, और राजस्थान में डूंगरपुर में करी, और बेंगलोर में। उन अलग अलग रेड्स में हमें
एक तो 762 जितने सिम कार्ड मिले हैं, उसके साथ साथ 120 जितने मोबाइल भी मिले हैं और कुल 17 जितने आरोपियों की धरपकड़ हुई है। उसमें से 13 जो हैं भारतीय नागरिक हैं और जो 4 हैं वो विदेशी नागरिक हैं, ताइवान की उनकी नागरिकता है। अब इसमें जो 17 लोग हैं वो अलग अलग मॉड्यूल चलाते थे। जैसे बड़ौदा में, सूरत में हमने जब रेड की तो सिम कार्ड प्रोवाइड करने का काम करता था जो मॉड्यूल, उसके वहां से हमें 500 जितने सिम कार्ड मिले। बाकी हमें सिम कार्ड अलग अलग सेंटर्स में मिले। 3 जितने बड़े कॉल सेंटर, एक मुंबई, बेंगलोर और एक बड़ौदा में चल रहे थे। वहां पे जैसा कि हम आपको वीडियो भी बताएंगे कि कैसे ये एक मशीन सेटअप होती थी, कैसे एक ऐप बनाई गई। ये ऐप ताइवानीज ने बनाई और वो ऐप ऐसी बनाई गई कि आपके अलग अलग अकाउंट से अलग अलग अकाउंट में पैसा ऑटोमेटिक कैसे पहुंचाया जाए और कैसे पेटीएम और गेटवे जो पेमेंट गेट्स हैं वो साइबर क्राइम के साथ कैसे इंटीग्रेट किया जाए। ये ताइवान पहले भी आए हैं ताइवानीज, उसमें से एक हिमाचल से ग्रेजुएट की है और जो मेन आरोपी मार्क है वो मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस है। उसने एक कंपनी स्टार्ट की और वो कंपनी ऐसी ऐप बनाती है ताकि जो इलीगल एक्टिविटीज हैं उसको, उसके जो पैसा साइबर क्राइम या इलीगल एक्टिविटी से जनरेट होता है वो कैसे अलग अलग बैंक अकाउंट में पहुंचे। जैसे इस केस में पता चला कि वो कुछ पैसा दुबई जा रहा है, वहां से क्रिप्टो में ट्रांसफर हो रहा है, कुछ पैसा कैश विड्रॉ हो रहा है और कुछ पैसा इधर उधर घूम के अलग अलग अकाउंट्स में जा रहा है। तो देखा जाए तो इसमें टोटल हमने अभी तक बैंक अकाउंट्स 96 जितनी पासबुक मिली हैं, चेकबुक मिली हैं, 65 जितने एटीएम कार्ड्स मिले हैं, 50 से ज़्यादा डेबिट कार्ड्स मिले हैं और ये काफ़ी बड़ा नेटवर्क हमने इसको अनर्थ किया है। और मुझे लगता है कि एनसीआरपी में अभी तक 450 जितनी तो हमने आइडेंटिफाई कर ली हैं और हमने बाकी यूनिट्स को भी लिखा है। हो सकता है कि 1000 से भी ज़्यादा ये कंप्लेंट्स जाएं और जिनका अगर हम देखें तो काफ़ी संख्या में और इसमें जो अमाउंट है वो काफी बड़ी है। गुजरात के भरूच में 5000 करोड़ से ज्यादा का ड्रग्स बरामद होने पर अब कांग्रेस भाजपा के नेताओं के बीच राजनीति भी गर्मा गई है। गुजरात के भाजपा में दवाई बनाने वाली कंपनी से 5000 करोड़ से ज्यादा का ड्रग्स बरामद होने से हड़कंप मच गया है। गुजरात में ड्रग्स पकड़े जाने मामले राजनीति भी गर्मा गई है। इस मामले कांग्रेस की नेता मुमताज पटेल ने कहा कि पहले उड़ता पंजाब सुनने में मिलता था और अब उड़ता गुजरात सामने आ रहा है। मुमताज पटेल के इस बयान का विरोध करते हुए जिला भाजपा अध्यक्ष मारुति सिंह अटोदरिया और विधायक रमेश मिस्त्री ने कहा कि कांग्रेस के शासन में पंजाब उड़ता पंजाब बना है और इसकी तुलना गांधी के गुजरात से करनी ठीक नहीं है। મુમતાજબેને આજની આ ડ્રગ્સ પકડાવાની ઘટનાને જે ઉડતા પંજાબ તરીકેની ઉપમા પંજાબને મળી છે એની સાથે ગુજરાતને સરખાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે એ નિંદનીય છે, વગોળવા પાત્ર છે। મહાત્મા ગાંધીજી અને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનું આ ગુજરાત છે। અનેક વર્ષો સુધી કોંગ્રેસે પંજાબમાં શાસન કર્યું, આ ડ્રગ્સની બદીને રોકી શકી નહીં અને યુવાનોના ઘર સુધી, પોતાના સુધી આ ડ્રગ્સ પહોંચી ગયું અને એના કારણે આજે પંજાબને એ ઉડતા પંજાબની ઉપમા મળી છે। આની સાથે ગુજરાતને સરખાવી ન શકાય। ગુજરાતની બાહોશ પોલીસ એણે આ ડ્રગ્સના નેટવર્કને છેલ્લા કેટલાય મહિનાઓથી રાજ્ય સરકારની ઝીરો ટોલરન્સની નીતિને ધ્યાનમાં રાખીને પકડ્યું છે, એ અભિનંદનને પાત્ર છે। આજે પણ અંકલેશ્વરથી દિલ્હીની પોલીસ અને ગુજરાતની બાહોશ પોલીસે આ પકડ્યું છે નેટવર્ક, એ ખરેખર અભિનંદનને પાત્ર છે। એને અભિનંદન આપવાને બદલે મુમતાજભાઈ આ પ્રકારે ટીકા કરે, ગુજરાતની પંજાબ સાથે તુલના કરે એ યોગ્ય નથી। મુમતાજ પટેલ કોણ? મુમતાજ પટેલ જેને કોઈનું રેશન કાર્ડ બનાવ્યું નથી, જેને કોઈને પીડાની સમજવાનો પ્રયત્ન નથી કર્યો, એ મુમતાજ પટેલ કે જે કોંગ્રેસમાં નેતા ગણાતા અહમદ પટેલની દીકરી છે, એ વારસામાં એમને આ મળેલું છે। જ્યારે તમે ડ્રગ્સની વાત કરી હોય તે મુમતાજબેનને જે પ્રદેશમાં નશાનો કારોબાર ચાલી રહ્યો છે, ઘરે ઘર સુધી નશા પહોંચી ગયો છે, તેવા પંજાબમાં કોની સરકાર છે? હું જાંબાજ ગુજરાતના પોલીસ અધિકારીઓને અભિનંદન આપીશ કે એમને કોઈની પણ પરવા કર્યા વગર અમારા આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ ગુજરાતને જે રીતે મોડેલ ગુજરાત તરીકે સમગ્ર દેશમાં એસ્ટાબ્લિશ કરી રહ્યા છે, ત્યારે અત્યારે ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ અને અમારા હોમ મિનિસ્ટર શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવીની આગેવાનીમાં જ્યાં પણ નશાનો કારોબાર ચાલતો હશે તે નશાના કોઈ પણ
કારોબારી કરનારા હશે એ ગમે તે ચમરબંધી હશે તેને છોડતા નથી અને એના ભાગરૂપે જ હમણાં 2 દિવસ પહેલા અંકલેશ્વરમાં ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં નશાની ફેક્ટરી પકડે છે ત્યારે હું પુનઃ ગુજરાતની પોલીસને અભિનંદન આપીશ। गुजरात के वडोदरा के भायली में स्थित ब्राइट डे स्कूल सीबीएसई में यूथ पार्लियामेंट का आयोजन किया गया। छात्रों में स्कूल स्तर से ही नेतृत्व के गुण विकसित करने के लिए एक विशेष पहल वडोदरा की ब्राइट डे स्कूल सीबीएसई वासना भायली में की गई। स्कूल में आयोजित पार्लियामेंट के तहत छात्रों को सरकार की कार्यप्रणाली समझाई गई। इस यूथ पार्लियामेंट में 11th और 12th के 70 छात्रों ने शिरकत की, जिसमें सरकार बनाने पर शपथ विधि, अलग अलग मुद्दों पर बिल पारित करना, रूलिंग और विपक्ष की भूमिका जैसे कई पहलू छात्रों को समझाए गए। We are not denying that some government hospitals are in dire condition still, but that does not mean there is not an improvement. To implement the vision and philosophy behind Swachh Bharat Abhiyan, the Health Ministry had launched the Kayakalp initiative to set protocols for hygiene and sanitation services at government facilities. And it definitely made an impact. Even the World Health Organization has lauded India's commitment to increase the coverage of safe sanitation services. And it also revealed that at least 180,000 diarrhea deaths were averted since Swachh Bharat Mission. And what about the incompetent staff? A report from Health Ministry showed that the negligence of senior doctors resulted in the death of 30 pregnant women. Some of the patients even say that they had to wait a proper facility. यह पार्लियामेंट एक सीबीएसई की गतिविधि के रूप में आयोजित की गई, जिसमें छात्रों को देश और समाज का ज्ञान मिल सके, इस आशय के साथ कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चाएं भी की गई। कार्यक्रम में स्कूल के प्रिंसिपल सौमिल शाह, वार्ड नंबर 10 की काउंसलर लीला मकवाना ने उपस्थित रहकर छात्रों को प्रेरणा दी। कार्यक्रम का आयोजन स्कूल के समाज शास्त्र के शिक्षकों द्वारा किया गया। आज रोज हमारे यहाँ पे यूथ पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, जहाँ पे 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों ने, जैसे कि विधानसभा लोकसभा में अरेंजमेंट होता है, यूथ पार्लियामेंट जो कंडक्ट होता है, जहाँ पे मिनिस्टर्स ओथ लेते हैं, बिल पास होते हैं, रेजोल्यूशंस होते हैं, वैसा सेटअप किया था। ये एक सीबीएसई की एक्टिविटी है जिसके अंतर्गत इसका आयोजन हमने किया था। बच्चों ने रिकॉर्डिंग भी किया है और एक लोकल रिप्रेजेंटेटिव श्रीमती इलाबेन मकवाना, जो हमारे वार्ड नंबर 10 के काउंसलर थे, उन्हें हमें आमंत्रित किया था ताकि बच्चों को मोटिवेशन मिल सके और इस तरह से, जिसको हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग बोलते हैं, बच्चे लोग काफ़ी अच्छा पढ़ाई में इसके अंदर सीख मिलती है और रियल लाइफ में भी फ्यूचर में जाके जब उनको लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करनी हो तो ये बहुत काम आती है। मैं हमारे सौमिल सर प्रेसिडेंट को आभार देता हूँ कि ये प्लेटफॉर्म उन्होंने बच्चों के लिए दिया, क्योंकि 11वीं और 12वीं कक्षा में बच्चे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री का एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं और ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आगे जाके उनको बहुत काम आएगा। फ्यूचर में इन्हीं बच्चों में से कोई बड़ौदा का रिप्रेजेंटेटिव बनेगा तो हमें बहुत खुशी होगी। राजस्थान के आबू रोड में पंचायत समिति के अधीन आने वाले मावल गांव में सड़क के अभाव में लोग परेशान हैं। आबू रोड के मावल गांव में मुख्य सड़क क्षतिग्रस्त होने से लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। कई वर्षों से मावल का मुख्य मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है, जिस पर प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ग्रामीणों के अनुसार कई बार पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को लिखित और मौखिक रूप से अवगत कराने के बावजूद प्रशासन के कानों में जू नहीं रेंग रही है, जिससे छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाएं और बुजुर्ग आवाजाही में परेशानी का सामना कर रहे हैं। ऐसे में 15 दिनों के भीतर कार्य नहीं होने पर स्थानीय लोगों ने धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। ये रोड तो काफी सालों से खराब पड़ी है और हमने लिखित और मौखिक दोनों ही कार्रवाई आगे पीडब्ल्यूडी को भी बता दिया। सब हमारी तरफ से हमने पूरी कोशिश कर ली, फिर भी अभी तक सही नहीं हुआ है। और बारिश के मौसम में जैसे प्रेग्नेंट औरतें होती है, कोई मरीज होता है, उनको आने जाने में रात के टाइम समय में जाने में दिक्कत होती है। तो मेरा तो कहना यही है कि इसको जल्द से जल्द सही करवाई जाए ताकि लोगों को सुविधा मिल सके उसकी अच्छी। गुजरात के वडोदरा में जय साईनाथ एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के राजेश आयरे द्वारा दिव्यांग गरबा महोत्सव का सुंदर आयोजन किया गया।
गुजरात के वडोदरा में नवरात्रि के उपलक्ष्य में हर बार जय साईं नाथ एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा दिव्यांगों के लिए गरबा महोत्सव आयोजित कर उन्हें भी गरबा खेलने का आनंद दिया जाता है। सुभानपुरा के झांसी की रानी सर्कल निकट स्थित गरबा ग्राउंड पर इस बार भी दिव्यांगों के लिए विशेष गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां बरसती बारिश के बीच भी दिव्यांगों ने गरबा खेलते हुए मां शक्ति की आराधना की। इस मौके पर जरूरतमंद दिव्यांगों को ट्राइसिकल और सिलाई मशीन उपहार स्वरूप दिए गए। એ ફક્ત ને ફક્ત વિશિષ્ટાંગ જ કરી શકે, કેમ કે જ્યારે માં આદિશક્તિ જેને એક વિશિષ્ટાંગ કહેવાય, જેને એક શરીરનું અંગ પણ ના હોય, છતાં પણ જો કુદરતની ભૂલ સમજીને આજે એ પોતાની ભૂલ એટલે કે કુદરતની ભૂલની સામે આજે એ પોતે અહીંયા અડીખમ ઊભા છે અને ગરબા રમી રહ્યા છે, ત્યારે આ તમામ દિવ્યાંગોનો સાથે જે આવેલા તમામ સંસ્થાઓનો, તે સોસાયટીઓનો અને આજુબાજુની તમામ સોસાયટીઓનો, સાઈનાથ એજ્યુકેશન ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના તમામ યુવાનોનો કે ભરી વરસાદની અંદર પણ અહીંયા ઉપસ્થિત રહ્યા છે। અહીંયા ડીજે સિસ્ટમના અમારા ડીજે રિપલનો સિંગર એવા અમારા હિરલબેન બારોટનો તમામ લોકોનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। તમે જુઓ છો કે આજે 25મું વર્ષ ત્રીસરી આંખ ન્યૂઝ નેટવર્કનું છે અને એની અંદર પણ ભગવાને સાક્ષી પૂરી અને જે રીતના બધાને જુમાવ્યા છે, હું આને કોઈ વિઘ્ન નહીં ગણતો। ભગવાને એવું કીધું હશે કે દર વખતે તમે કરો, આ વખતે હું ગરબા કરાવું છું, અને એમને જે વરસાદની સાક્ષીની અંદર જે ગરબા ઝૂમ્યા છે, સાથે સાથે જે અમુક દિવ્યાંગો એવા છે કે ફૂડ, તમે જુઓ કે ફૂડ કોર્ટની મજા રહ્યા છે, કોઈ મસાલે ભાત કહી રહ્યું છે, કોઈ ચાઇનીઝ કહી રહ્યું છે, ફ્રૂટ સલાડ છે, હમણાં સેજલભાઈ તરફથી ફાફડા પણ અહીંયા આપવામાં આવ્યા છે। તો આવી રીતના અલગ અલગ લોકો દ્વારા પણ, અને આ સંસ્થા, આ રાજેશ આયરે નહીં, હું આપને પણ કહું છું કે 365 દિવસ તમને ખુશ રહેવું હોય तो તમે एक दिवस दिव्यांग ने हंसता रखो। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया, काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व्ड प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit.
राजस्थान के आबू रोड में युवाओं में तंबाकू का सेवन रोकने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। आबू रोड में जिला स्वास्थ्य एवं मुख्य चिकित्सा विभाग, जिला प्रशासन और ब्रह्म कुमारी संस्थान के संयुक्त तत्वाधान से नो टोबैको यूथ कैंपेन पर एक विशेष कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें पंचायती राज आपदा प्रबंधन राज्य मंत्री ओटाराम दिवासी, विधायक समाराम गरासिया समेत के अग्रणी मौजूद रहे। ब्रह्म कुमारी संस्थान के मानसरोवर में आयोजित इस कार्यशाला में युवाओं में तेजी से बढ़ रही तंबाकू की लत पर विस्तार से प्रकाश डाला गया और जल्द से जल्द इसे रोकने पर जोर दिया गया ताकि युवा पीढ़ी बर्बाद ना हो। इस मौके पर ब्रह्म कुमारी की नशा मुक्ति वैन का हरी झंडी दिखाकर लोकार्पण भी किया गया। आज का जो कार्यक्रम था बहुत ही बड़ी सुंदर कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में नशा मुक्ति के जो कार्यक्रम है, नशे के अंदर जो आने वाली जो राजस्थान और पूरे हिंदुस्तान की जो भावी पीढ़ी है उसको ध्यान में रखते हुए जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, मैं धन्यवाद देता हूँ पूरी सरकार को, धन्यवाद देता हूँ एनजीओज को और इस पूरे कार्यक्रम के अंदर ब्रह्मा कुमारी की तरफ से ये व्यवस्था हमारी तरफ से जो की गई उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और जयपुर से लगा करके यहाँ हमारी पूरी टीम आई और इसी कार्यक्रम को इसी तरह से आगे बढ़ाते रहे ताकि आने वाले समय में ये आने वाला जो भविष्य है उसमें जो नशे से मुक्त हो। गुजरात के अमरेली में इको सेंसिटिव जोन के नियमों से लोगों में असमंजस देखी जा रही है, जिस पर वन विभाग द्वारा जागरूकता फैलाई गई। गुजरात में वन विभाग द्वारा शासन सिंह सदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें इको सेंसिटिव जोन के नियमों को समझाया गया। वन विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा लोगों को फैल रही गैर समझ मामले जागरूकता फैलाई गई और बताया गया कि वन और पर्यावरण बचाओ नीति द्वारा इको सेंसिटिव जोन के जो नियम हैं उससे डरने की जरूरत नहीं है। इस नियम से किसी किसान का नुकसान नहीं होगा। इको सेंसिटिव जोन अभी जो हमारा जो सूचित इको सेंसिटिव जोन जो है 19 सितंबर को जो आया है उसको लेकर कुछ जो गैर समझ जो हो रही है, जैसे कि जिसमें कि रात को हम लोग खेत में ट्रैक्टर नहीं चला सकते हैं या फिर हम लोग अपने खेतर के फटते फटते वंडी नहीं कर सकते हैं या फिर हम लोग जो है अलग अलग तरह की पाक नहीं कर सकते हैं या एक निश्चित ऊंचाई से ज़्यादा की हम पाक नहीं कर सकते हैं। ये सभी जो है गैर समझ जो है इसको दूर करने के लिए आज शासन में सभी जो पत्रकार मित्र हैं उनको बुलाकर एक प्रेस कार्यशाला का जो है हमने एक आयोजन किया। उसके थ्रू हम यही माहिती देना चाहते हैं कि खेती से लगा जितने भी चीज़ें हैं उसमें कोई पर प्रकार की जो है पाबंदी नहीं है। इको सेंसिटिव जोन 2016 से अभी भी चालू ही है, तो इसको 8 साल हो गए हैं। और उसके अलावा भी अब जो इको सेंसिटिव जोन का जो नया जो हम लोग अभी जो ड्राफ्ट आया है उसमें भी ऐसी कोई जोगवाई नहीं है जिससे कि खेडूत मित्रों को कोई भी प्रकार की हानि हो सके। अभी 2016 में जब ड्राफ्ट आया था उसके बाद में जब 2017 में जब हाईकोर्ट से स्टे आया उसके बाद से 10 किलोमीटर की जो त्रिज्या है उसमें इको सेंसिटिव जोन था उसका घटारा करके अभी जो है 196 गांव जो है उनका इसमें समावेश किया गया है। पहले इसमें 389 विलेजेस थे और अभी जो इसमें समावेश जो है उसमें 196 विलेजेस का है। उनको अपने रहना के लिए कुछ खेत में कुछ बनाना है, कुछ गोडाउन बांधना है, उनको कुछ अपने खेत के चारों तरफ में कुछ जो दीवार करनी है या उनको अपना कोई रास्ता रिपेयरिंग करना है, उनको बीज कनेक्शन लेना है, पानी का कनेक्शन लेना है, तो ये सभी बाबत में उनको वन विभाग से कोई प्रकार की मंजूरी लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो इको सेंसिटिव जोन का जो जाहिरनामा जो बाहर आया उसमें 3 तरह की प्रवृत्तियाँ हैं। एक तो जो प्रमोटेड है जो कि हम लोग जिसमें कि हमारी रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जो इको फ्रेंडली एक्टिविटीज है उसमें उनको प्रोत्साहन दिया गया है, उसमें किसी प्रकार की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा एक लिस्ट जो है हमारी वो प्रतिबंधित एक्टिविटीज़ की है जिसमें कमर्शियल माइनिंग है और फिर इसके अलावा या फिर पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ है, तो उसमें जो है उनका प्रतिबंध है। उसके अलावा 19 एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो कि रेगुलेटेड है। उन 19 एक्टिविटीज़ में जिसमें कि हमारा ये आपका होटल रिजोर्ट वगैरह आ जाते हैं उस पर आपकी परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। हम लोग जो है गांव के स्तर तक, विलेज लेवल तक अभी हम लोग जो है प्रयास कर रहे हैं। हमारा स्टाफ इसमें बीट गार्ड, फॉरेस्टर, RFO, ACF, DCF सभी लोग जो है फील्ड स्तर पर जाकर लोगों के साथ में संपर्क कर रहे हैं और जो गैर समझ है उसको दूर करने की हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। जिसमें हम लोगों के जो मीन से जो हम माध्यम यूज़ कर रहे हैं उसमें हमारा एक तो डायरेक्ट कन्वर्सेशन है जहाँ पे हम उस गांव में जाकर वहाँ पर पैम्पलेट देकर उनके साथ बैठकर उनके साथ बात कर वो भी हम उसका यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग सोशल मीडिया जो है उसका भी यूज़ कर रहे हैं।
जो भी गैर समझ हो रही है उसके ऊपर में रील्स वगैरह बनाकर हम लोग जो है डिजिटल मीडिया का भी हम लोग उपयोग कर रहे हैं। और जैसे कि आज की जो ये कार्यशाला भी जो हमने रखी है, ये भी उसी का ही एक भाग है कि जो भी जितने भी हमारे पत्रकार मित्र हैं वो एक जो सही मैसेज है वो आगे तक कन्वे कर सकें। देखिए, इसमें जब 19 सितंबर को जो ये सूचित इको सेंसिटिव जोन का जो जाहिरनामा बाहर आया उसमें 60 दिवस का टाइम दिया गया है। वो 60 दिवस में जिसको भी कोई वांदा सूचन है उसमें हमारी जो ईमेल आईडी दी गई है वो और एक जो एड्रेस दिया गया है दिल्ली का, उस पर वो अपना वांदा सूचन जो है वो रजू कर सकते हैं। उसके बाद में वो सभी वांदा सूचन जो भी रहेंगे उसके ऊपर में एक प्रॉपर जो है उसका एनालिसिस होके और उसके बाद में जो फाइनल जाहिरनामा है वो बाहर में आएगा। सभी चीज़ों को कंसिडर किया जाएगा। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि किसी को कोई वांदा सूचन है उसको भी छोड़ दिया जाएगा। देखिए, बिल्कुल नहीं है ऐसा। जैसे कि मैं आपको बता भी रहा हूँ कि 2016 से ड्राफ्ट जो हमारा जो इको सेंसिटिव जोन है वो हाल लागू में ही है और 10 किलोमीटर की त्रिज्या में है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इको सेंसिटिव जोन आने के बाद में जो खेडूत लोग जो हैं वो गुलाम बन जाएंगे। भारत जो है कृषि प्रधान देश है, तो खेडूत जो है वो यहाँ के वो एक मेन स्टेक होल्डर्स हैं। तो किसी भी तरीके से ये कायदा जो है वो खेडूत विरोधी बिल्कुल भी नहीं है। और खेडूतों को देखो, इको सेंसिटिव जोन का जो मतलब होता है वो एक प्रोटेक्टेड एरिया जो हमारे सेंचुरी और नेशनल पार्क होते हैं उसकी चारों तरफ एक बफर जोन की तरह काम करता है। ये बफर जोन में हम लोग वन्य प्राणी और साथ ही साथ वहाँ पर जो लोग रहते हैं दोनों का सामंजस्य बैठे, उसके लिए इको सेंसिटिव जोन का जो है डिक्लेरेशन किया जाता है। तो इको सेंसिटिव जोन का जो डिक्लेरेशन किया गया है ये वन्य प्राणी और साथ ही साथ वहाँ के जो स्थानिक लोग हैं उनको कोई तकलीफ ना हो, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो सब नियत रूप से चलती रहें, उसको लेके इको सेंसिटिव जोन का डिक्लेरेशन किया गया है। तो इको सेंसिटिव जोन जो है उसमें वन्य प्राणी प्लस जो आसपास के जो स्थानिक लोग हैं सभी उनको दोनों को साथ में रख के डिक्लेरेशन की गई है। छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंड्रा मरवाही में प्रेमी जोड़े ने एक ही फंदे पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे सनसनी मच गई है। छत्तीसगढ़ के गोरेला थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले नेक्शा ग्राम पंचायत में तब हड़कंप मच गया जब एक प्रेमी जोड़े के शव पेड़ पर लटके हुए देखने मिले। प्रेमी जोड़े ने खेत में लगे पेड़ पर खुदकुशी कर जान दे दी। घटना की जानकारी फौरन परिजन और पुलिस को दी गई। सूचना पाकर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मुझे भी अभी सुबह जानकारी हुआ है इस विषय में। लड़की दोनों आपस एक ही मोहल्ले के रहने वाली हैं, लड़का भी और लड़की भी। पर मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि इनके बीच ऐसा कोई रहा होगा। पर अभी मैं जानकारी ली तो इनके बीच कुछ ऐसा था प्रेम संबंध, जिससे मतलब इन्होंने ऐसा अपने साथ अनहोनी घटना कर लिया है। जी, ये लड़की अघरिया समाज की है और लड़का भांग समाज का। लड़की का 18 साल है और लड़का का भी लगभग 20-19 की है। जी, न्योसा ग्राम पंचायत न्योसा और मोहल्ला मदरवानी के निवासी है। ऐसा तो मुझे कभी सुनने को नहीं मिला है, पर कुछ दिन पहले ऐसा घटना हुआ था। लड़के का बड़ा भाई का कहीं मर्डर हुआ था। इस संबंध में मुझे पूरी जानकारी नहीं है, पर ऐसा जानकारी लगा कि लड़के का बड़े भाई का कहीं मर्डर हुआ था। थाना क्षेत्र का मामला है, यहाँ पे न्योसा गाँव है। वहाँ पर 19 वर्षीय युवक युवतियों ने खेत में एक पेड़ की टहनी उसमें चुम्बस लगा करके आत्महत्या करने का मामला सामने में आया है। पुलिस इसमें मर्ग कायम करके अभी जांच कर रही है। प्रारंभिक पूछताछ में हम लोग दोनों पक्षों से बात की है। उन लोगों ने बताया कि रात में दोनों बिना बताए अपने अपने घरों से निकल गए थे, ये उनको पता भी नहीं चला। और सुबह में जब गाँव वालों ने देखा तभी उन लोगों को इस बात की जानकारी मिली। इसके पहले दोनों ही बच्चे अपने घरों में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दिए थे कि हम दोनों के बीच में ऐसा है और हम कुछ घटना करने वाले हैं। कोई वाद विवाद की भी बात अभी तक सामने नहीं आई है। पुलिस सभी पक्षों की अभी जांच कर रही है। जांच के बाद में जैसी जानकारी होगी उसके आधार पर हम आगे कार्रवाई करेंगे। गुजरात के वडोदरा में 5 गाम लेउवा पार्टी प्रगति मंडल द्वारा नवरात्रि के उपलक्ष्य में रास गरबा का आयोजन किया गया। वडोदरा के लेउवा पाटीदार समाज का 5 गाम लेउवा पाटीदार प्रगति मंडल है, जो समाज के हित में विभिन्न आयोजन करता रहा है। हाल ही में मनाई गई नवरात्रि के भागरूप भाईली सेवासी रोड पर विवाह पार्टी प्लॉट में मंडल द्वारा रास गरबा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। सभी ने 5 देवी की आरती कर रास गरबा खेलने का आनंद लिया। अक्षर म्यूजिकल ग्रुप की मनीषा पटेल ने यहां गरबा की रंगत जमाई। 5 LP वडोदरा कमेटी द्वारा किए गए इस आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों ने शामिल होकर गरबा खेलने का आनंद लिया।
मनाए जा रहे विकास सप्ताह अंतर्गत विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी और नर्मदा किनारे विकास सप्ताह रैली आयोजित की गई। स्टैचू ऑफ यूनिटी पर एकता परेड ग्राउंड से विकास पदयात्रा का आयोजन किया गया। स्टैचू ऑफ यूनिटी और मां नर्मदा के किनारे प्रशासन द्वारा आयोजित रैली को जिला पंचायत अध्यक्ष भीमा सिंह, विधायक डॉक्टर दर्शना देशमुख, जिला कलेक्टर एस.के. मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना कराया। इस विकास सप्ताह रैली के दौरान स्थानीय आदिवासी संस्कृति की झलक दिखाते हुए आदिवासी नृत्य और ढोल के ताल पर पदयात्रा की गई। जंगल सफारी पार्क के मार्ग पर यह यात्रा आगे बढ़ी और सरदार सरोवर डैम के व्यू पॉइंट पर पदयात्रा संपन्न हुई। इस विकास सप्ताह यात्रा में बड़ी संख्या में विभिन्न विभाग के कर्मचारी, ग्रामजन और नागरिक शामिल हुए। शिक्षक मित्र ગુજરાતની આ વિકાસ પદયાત્રા આજે નર્મદા સ્થિત સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી પરિસરમાં યોજવામાં આવી હતી। વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીના ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકેની સફરની શરૂઆત કરીને આજે આ દેશની ધુરા સંભાળી રહ્યા છે ત્યારે આ 23 વર્ષની સફરમાં ગુજરાતના રોલ મોડેલને ધ્યાનમાં રાખીને વિકાસની ગાથા આ ગુજરાતથી શરૂ કરીને વિવિધ જાતની યોજનાઓ તૈયાર કરીને આજે ગુજરાતને એક રોલ મોડેલ પ્રસ્થાપિત કર્યું છે અને વિકાસની આ પદયાત્રામાં આજે નર્મદા મૈયાના પવિત્ર સ્થાને સરદાર પટેલની સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની આ પ્રતિમાના દર્શન કરીને અહીંયાથી જે આ લોકોએ જે પ્રતિમાને ખૂબ જ પ્રતિસાદ આપ્યો છે ત્યારે આ પ્રતિમાના દર્શન કરીને આજે સૌ કોઈ ધન્ય થયા છે અને સાથે સાથે આની આજુબાજુના વિસ્તારના સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીના પરિસરની આજુબાજુના વિસ્તારના અનેક લોકો આ પદયાત્રામાં જોડાયા છે। આ વિકાસની ગાથામાં બધા જ સહભાગી બન્યા છે અને ખૂબ જ હર્ષોલ્લાસ આનંદ સાથે અહીંયા રોજગારની નવી તકો ખુલ્લી છે। સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી પરિસર આજે વિશ્વમાં પણ આજે ખૂબ જ પ્રસ્થાપિત થઈ ચૂક્યું છે અને વિશ્વ ફલક ઉપર આજે ટુરિઝમના ક્ષેત્રમાં પણ આજે આ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી પરિસર ખૂબ જ ઊંચું સ્થાન પામી ચૂક્યું છે ત્યારે અહીંના લોકો ખૂબ જ આનંદિત છે, હર્ષભેર અહીંયા આ પદયાત્રામાં ભાગ લીધો છે અને ગુજરાતની આ વિકાસ ગાથામાં અમે સૌ સાથે જોડાયા છે અને વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન સાથે ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ પાઠવીએ છીએ અને માં નર્મદા મૈયા એમને ખૂબ જ આગળ વધવાની શક્તિ આપે, ગુજરાતની સાથે સાથે આ દેશને પણ મહાસત્તા બનાવવાની એમનો જે સંકલ્પ છે એ સંકલ્પ परिपूर्ण करे एवी मां नर्मदा मैया ने प्रार्थना करिए છીએ। चंदी पड़वा और दिवाली समेत के त्योहारों के चलते सूरत का फूड विभाग इन दिनों एक्शन में दिख रहा है। इन दिनों त्योहारों का मौसम चल रहा है। सूरत में चंदी पड़वा को लेकर स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। चंदी पड़वा के त्योहार पर सूरत में घारी खाने की परंपरा है। ऐसे में घारी बनाने वाली दुकानों और संस्थाओं से घारी के सैंपल लेने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। कई दुकानदार ज्यादा मुनाफे की लालच में मिलावट कर देते हैं। ऐसे में फूड विभाग की 12 टीमों द्वारा सूरत में अलग अलग जगह पर घारी के सैंपल लेने की कार्यवाही शुरू हो गई है और सैंपल को जांच के लिए लेबोरेटरी में भेजा गया है। घारी बनाने में मिलावट पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर साहब और आरोग्य अधिकारी साहब का सीधा गाइडेंस से हम लोग आज सूरत में भी आगामी दिनों में चंदी पड़वा का त्योहार आ रहा है। उस त्योहार पे सूरती लोग घारी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आज जो लोग घारी बनाते हैं और बेचते हैं वही संस्था में से हम लोग चेकिंग कर रहे हैं और घारी के सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं। टोटल 25 आदमी की 12 टीम है और सूरत के अलग अलग विस्तार में चेकिंग कर रहे हैं। ये भी भागल है। ये मोहन की मिठाई का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, यहाँ पर घारी बन रही है। ये रिपोर्ट वैसे तो 14 दिनों में आता है, लेकिन ये त्योहारों की वजह से हम लोग रिपोर्ट एकदम जल्दी ले लेते हैं, 2-3 दिन में आ जाता है।
गुजरात के वडोदरा के सुनील कुमार शर्मा नामक युवक के साथ लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। वडोदरा के मानेजा में रहने वाले सुनील कुमार शर्मा ने रवि पटेल नामक एजेंट के साथ मिलकर नाउ स्टार्ट वे प्राइवेट लिमिटेड में 2,20,000 इन्वेस्ट किए थे, जिसमें रोज 1% और 200 दिन में पैसे डबल करने का वादा किया गया था। लेकिन अब उन्होंने मकरपुरा पुलिस थाने में शिकायत की है। एक रवि पटेल एक बंदा था, उसके कांटेक्ट में आया था, माजलपुर उसकी ऑफिस थी, उसके कांटेक्ट में आया था और मुझे नाउ स्टार्ट करके कंपनी है, उनके एमडी है निरंजन सिमाड़ी। वो नाउ स्टार्ट कंपनी में मुझे रवि पटेल ने इन्वेस्ट कराया था और 2,20,000 का मैंने इन्वेस्ट किया था। और 2-3 महीने का कंपनी ऐसा दावा कर रही है कि तुम्हारे 200 दिन में पैसे डबल करेंगे और 1% डेली का देंगे। अभी 2-3 महीने तो कंपनी चली अच्छी, अभी 4 महीने से कंपनी में से पैसा आने का बंद हो गया है। अभी ये रवि पटेल को फ़ोन करते तो वो फरार हो गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। और एमडी सर को फ़ोन करते नाउ स्टार्ट का तो वो कोई रिप्लाई नहीं, उनके फ़ोन स्विच ऑफ आ रहे हैं। और मैं अकेला नहीं हूँ, बड़ौदा में से बहुत सारे लोग हैं और पूरे ऑल ओवर इंडिया में से लोगों ने इन्वेस्ट किया है। कोई ने 5 लाख किए, कोई 15 लाख किए और टोटल मिला के मेरे पास प्रूफ है कि 1.40 यानी 140 करोड़ की उग्रा इन्वेस्टमेंट लोगों ने किया है और उनके पूरे इंडिया में से 140 करोड़ का फ्रॉड हुआ है सरित। और हम ऐसा चाहते हैं कि अगर हमारा पैसा हमारे को वापस मिले, क्योंकि लोगों ने लोन लेके पैसा इन्वेस्ट किया है। कितने लोगों ने तो शादी का पैसा था, वो भी मेरे पास प्रूफ है। कितने को शादी का पैसा था, उन्होंने भी इन्वेस्ट किया है, अभी तक उनके पैसे नहीं आए। और कंपनी अभी क्या है, कंपनी का कोई कांटेक्ट हो नहीं रहा। और जो मेरे एजेंट है रवि पटेल, उनका भी मैं कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कांटेक्ट हो नहीं रहा। और हमारा एक बात हुई थी, एक किरीट भाई टोमेर करके, उनका भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। वो किरीट भाई टोमेर का भी 1 करोड़ के ऊपर फंड उन्हें इन्वेस्ट किया है, 1 करोड़ के ऊपर। तो उन्होंने भी FRI सूरत में से तो फाड़ दिए, कितने लोगों ने गुजरात में से, पूरे ऑल ओवर इंडिया में से सबके साथ ऐसा छेतरपिंडी हुई है। तो हम यही चाहते हैं सरकार से। और मैं अभी मकरपुरा पुलिस स्टेशन में हूँ, अभी मैंने यहाँ पे लिखित में अर्जी दी है और मुझे साइन करके दिया है। 11 तारीख का अर्जी दी है, पर अभी मुझे पुलिस स्टेशन में अभी मैं ही धक्के खा रहा हूँ, मुझे पुलिस स्टेशन से फ़ोन नहीं आ रहा। और मैं सरकार या गवर्नमेंट से और मैं पुलिस से ऐसा ही विनती करना चाहता हूँ कि मेरा जल्दी ये जितना भी जिनके साथ फ्रॉड हुआ उनका निराकरण बहुत जल्दी आए। भारत में मनाए जा रहे विकास सप्ताह अंतर्गत स्टैचू ऑफ यूनिटी को रंग बिरंगी लाइटों से सजा दिया गया है। भारत में 7 से 15 अक्टूबर तक भारत विकास सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न विकास कार्यों के भूमि पूजन और लोकार्पण किए जा रहे हैं। इसी क्रम में विश्व के 8वें अजूबे स्टैचू ऑफ यूनिटी कैंपस की अलग अलग जगहों पर खूबसूरत रंग बिरंगी लाइट सजा दी गई हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी के आसमान से यह दृश्य बेहद अद्भुत दिखाई पड़ रहे हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा के साथ अलग अलग स्थलों को खूबसूरत रोशनी से सजाया गया, जो लोगों में आकर्षण का केंद्र बन रही है। स्टैचू ऑफ यूनिटी इन दिनों रोशनी से जगमगा रही है। स्टैचू ऑफ यूनिटी के सर्किट हाउस, एकता मॉल समेत की कई जगहों पर की गई रंग बिरंगी रोशनी सैलानियों को आकर्षित कर रही है। इस मौके पर यहाँ विभिन्न मनोरंजक आयोजन भी सैलानियों के लिए किए गए हैं। वडोदरा के डभोई में छोटी गलियों में आग पर काबू पाने के लिए मिनी फायर इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल का लोकार्पण किया गया है। डभोई में छोटी गलियों में आग लगने पर कई बार दमकल दस्ते नहीं पहुंच पाते थे। ऐसे में पिछले कई वक्त से मिनी इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल की जरूरत यहां जताई जा रही थी। डभोई नगर पालिका द्वारा 40 लाख रुपए की लागत से यह व्हीकल दमकल विभाग को दिया गया है, जिसका लोकार्पण विधायक शैलेश मेहता के हाथों किया गया। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष बीरेन्द्र शाह, चीफ ऑफिसर जय किशन तड़वी समेत के पालिका के सदस्य और कर्मचारियों की उपस्थिति रही। હેવી ક્વોન્ટિટીમાં પાણીની સપ્લાય
દર્શન છેક મધ્યપ્રદેશ અને મહારાષ્ટ્રની બોર્ડર સુધીના વાહનો અહીંયા આગળ આવતા હોય અને એના કારણે ઘણીવાર એક્સિડન્ટ થતા હોય તો અહીંયા ઇન્ડસ્ટ્રીઓ પણ વધી રહી છે ત્યારે નાની મોટી ઇન્ડસ્ટ્રીઓમાં કોઈક બનાવ બને, પેટ્રોલ પંપો આવેલા છે તો પણ આગના કોઈક એવા બનાવો બને, કેમિકલ લઈ જતી ટેન્કરોમાં કોઈ આગના બનાવ બને. આ બધી પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા સરકાર તરફથી 15મા નાણાપંચની ગ્રાન્ટ આપવામાં આવી છે. એમાં 40 લાખ રૂપિયાના ખર્ચે ઇમરજન્સી રિસ્પોન્સ વ્હીકલ, એક ઇમરજન્સીમાં કામ લાગતી તમામ એમાં સાધન સામગ્રી હોય એવું વ્હીકલ આપવામાં આવ્યું છે. આજે એમનું ડભોઈના નાગરિકોને લોકાર્પણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. અને આમાં બધી સિસ્ટમો જોતા ગમે તો આકસ્મિક બનાવ બને, કુદરતી આફતો આવે ત્યારે આની જરૂરિયાત મહેસૂસ થાય અને પાણીનો પણ છંટકાવ કરે, સાથે એમાં કેમિકલ નાખીને પાવડર ફોર્મમાં પણ એનો છંટકાવ કરી શકે. એ બધી સિસ્ટમો અંદર આવેલી છે. કટિંગ કરવાનું હોય કોઈ ઠેકાણે તો એના માટેની પણ મશીનરી છે અને કોઈ તળાવમાં છે, કૂવામાં છે, કે નદીમાં કોઈને બહાર કાઢવાના હોય ત્યારે પણ ખેંચવાની પરિસ્થિતિ આવે તો એને માટેની પણ વ્યવસ્થા આમાં છે અને મલ્ટીપર્પઝ કામગીરી કરી શકે એ ટાઈપનું આ વાહન છે. હું આ વાહન માટે 40 લાખ આપવા માટે સરકારનો ખૂબ ખૂબ દિલથી આભાર માનું છું. આનો ઉપયોગ જેટલો ઓછો થાય એટલો સારું કહેવાય કે એવા બનાવો ના બને આ વિસ્તારમાં. પણ આકસ્મિક સંજોગોમાં બનાવ બને તો ફાયર બ્રિગેડના સ્ટાફ આનો ઉપયોગ કરીને લોકોને જાનમાલને બચાવી શકે એ मुख्य उद्देश्य है. गुजरात के वडोदरा में महानगर पालिका द्वारा क्लास 4 के सफाई सेवक कर्मचारियों के लिए विशेष ऐलान किया गया है. वडोदरा महानगर पालिका के क्लास 4 वर्ग के 140 लोगों को समरस मानव दिन सफाई सेवक कर्मचारियों के रूप में अपॉइंट किया गया है, जिसके तहत 720 दिन तक काम करने पर उन्हें मेडिकल अलाउंस समेत के कई लाभ दिए जाएंगे, जिससे सफाई सेवक कर्मचारियों ने वडोदरा महानगर पालिका के जनप्रतिनिधियों का धन्यवाद अदा किया है. वडोदरा महानगर पालिका वडोदरा शहर मेयर श्री पिंकीबेन, डेप्यूटी मेयर श्री चिरागभाई बारोट साहेब, स्थायी कमिटी चेरमेन श्री सिद्धरभाई मिश्रा साहेब, આવેલ આપણા વડોદરામાં જે કર્મચારી 140 જે કર્મચારીને 50% ગેરહાજરીના લીધે ઉતારી પાડ્યા, એ લોકોને ફરજ પર આપણે ભલામણ રજૂઆત કરવા છતાં એમને પરત ઓફિસમાં એ લોકોને લેવડાવવામાં આવ્યા છે. એ લોકોને આપણે અભિનંદન. 2019-20માં જે કોરોના આવ્યો, પહેલો વેવ આવ્યો, બીજો વેવ આવ્યો, ત્રીજો વેવ આવ્યો, ધીરે ધીરે દર્દીઓની સંખ્યા વધતી ગઈ અને જે સફાઈ કર્મચારીઓની ઘટ પડતી હતી એ વખતે અહીંયા ઉભેલા મોટાભાગના સફાઈ કર્મચારીઓ સમરસ હોસ્ટેલમાં જે કોવિડ હોસ્પિટલ ચાલુ કરી હતી એમાં જીવના જોખમે કામ કર્યું હતું. પરંતુ એ પીરિયડ ખૂબ ટૂંકો હતો, 15-20 દિવસ, 45 દિવસ માટે અમે હોસ્પિટલ ચલાવી હતી. પરંતુ આપ સૌએ એમાં સારી મહેનત કરી
આ હોસ્પિટલ ચાલુ કરવાથી લગભગ 1000 દર્દીઓને અમે સેવા આપી શક્યા. આમાંથી ઘણા બધાના જીવ બચ્યા. પરંતુ ત્યારબાદ આપની સર્વિસમાં બ્રેક પડ્યા અને ફરી કોર્પોરેશનમાં કામ કરવાનો અવસર મળે એટલા માટે માનવ દિન તરીકે તમને કોમ્પ્યુટરાઇઝ પગાર સ્લીપ મળશે અને EPF કપાશે. 720 દિવસ પૂરા થતા આપને રોજમદારીમાં પરિવર્તિત કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ કોઈક ને કોઈક કારણોસર તેમના દ્વારા તેમની કામગીરીમાં નિયમિતતા ન જળવાવાના કારણે તેમને જે તે સમયે જે તે વિભાગમાંથી છૂટા કરવામાં આવ્યા હતા અને માનવતાના ધોરણે વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા આ સમરસ વખતે જે સમરસ હોસ્પિટલ વખતે જે કામ કર્યું હતું તે લોકોને સમરસ માનવ દિન તરીકે સમરસ માનવ દિન સફાઈ સેવક કર્મચારી તરીકે એમને વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા એમનો સમાવેશ કરવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. જ્યારે માનવ દિન તરીકે કર્મચારીને એપોઇન્ટ કરવામાં આવતા હોય છે ત્યારે તેઓને કોમ્પ્યુટરાઇઝ સેલરી સ્લીપ અને EPFની કપાત આ બે વસ્તુ નો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. એ આપવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને સાથે સાથે અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે જ્યારે માનવ દિનના સફાઈ સેવકો સતત 720 દિવસ સુધી તેમની સેવાઓ આપે ત્યારે તેમને રોજમદારી પર ચડાવવામાં આવે છે. ત્યારબાદ તેમનું મેડિકલ એલાઉન્સીસ શરૂ કરવામાં આવતા હોય છે અને રોજમદારી સફાઈ સેવક તરીકે 720 દિવસ પૂર્ણ થયેથી તેમને કાયમી ધોરણે નોકરીએ એટલે કે કોર્પોરેશનમાં સફાઈ સેવક કામદાર તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવતી હોય છે. આજ રોજ આ સૌ સમરસ सफाई सेवकों ने आज के लिए बस इतना ही. दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहे VNM TV.